Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss the topic of Section 14 of Transfer of Property Act 1882. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. Section 14 of TPA 1882. सेक्शन 14 बेसिकली डील करता है रूल अगेंस्ट परपेचुइटी की। बहुत से लोगों को ये रूल बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता है कि रूल अगेंस्ट परपेचुइटी क्या है। अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मैं भी पढ़ रही थी तो ये रूल मेरे सर के ऊपर से गुजरता था, लेकिन इस वीडियो में हम सिंपल तरीके से देखेंगे कि ये रूल क्या है। सबसे पहले तो देखना है कि ये जो वर्ड परपेचुइटी है इसका मीनिंग क्या है। सो सिंपली परपेचुइटी मीन्स indefinite period, forever, or we can say time without any limitation. So अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में देखें तो परपेचुइटी का मतलब है कि वो चीज जो हमेशा से चलती आ रही है, उसके लिए कोई टाइम पीरियड फिक्स्ड नहीं है। इनडेफिनेट पीरियड का क्या मतलब है कि कोई टाइम मखसूस नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, एक चीज जो हमेशा चलती रहे, नस्ल दर नस्ल चलती आ रही है। अगर हम इस परपेचुइटी को डिफाइन करें तो इस परपेचुइटी का सिंपली क्या मतलब है कि व्हेन अ प्रॉपर्टी बिकम्स नॉन ट्रांसफरेबल इन फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर में जब एक प्रॉपर्टी नॉन ट्रांसफरेबल हो जाती है, किस तरह से, फॉर एन इनडेफिनेट टाइम पीरियड, किसी इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए, देन इट इज कॉल्ड एज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन परपेचुइटी। पहले हमने देखना है कि परपेचुइटी क्या है, फिर हम इस रूल अगेंस्ट परपेचुइटी देखेंगे। सो इस डेफिनेशन में क्या बताया गया है कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे बंदे को ट्रांसफर करते हो इस तरह से कि वो प्रॉपर्टी नॉन ट्रांसफरेबल बन जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन परपेचुइटी। अब क्वेश्चन ये आता है कि प्रॉपर्टी कैसे नॉन ट्रांसफरेबल होती है, कब आप प्रॉपर्टी की फर्दर ट्रांसफर नहीं कर सकते। यानी कि अगर ए अपनी प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर कर रहा है तो ऐसी क्या सिचुएशन आती है कि ये प्रॉपर्टी नॉन ट्रांसफरेबल हो जाती है। सो अगर ए ने अपनी प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर की है और ट्रांसफर करने के साथ वो ये कंडीशन लगाता है कि अगर बी की डेथ हो जाती है तो ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी सी को, इसी तरह अगर सी की डेथ हो जाती है तो डी को, और इसी तरह फर्दर ये ट्रांसफर होती रहेगी। यानी कि उस प्रॉपर्टी के ऊपर ए एक सक्सेसिव इंटरेस्ट क्रिएट कर देता है, यानी बी का जो राइट है उस पर लिमिटेशन लगा दी है, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि बी फर्दर किसी को प्रॉपर्टी सेल नहीं करेगा। बी की डेथ होगी तो प्रॉपर्टी सी को ट्रांसफर होगी, सी की डेथ होगी तो डी को ट्रांसफर होगी, यानी बी का जो राइट ऑफ एलिनेशन है उसको उससे छीन लिया गया है। इसको क्या कहते हैं कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन परपेचुइटी। अब हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि इस परपेचुइटी के अगेंस्ट का रूल क्या है। ये तो परपेचुइटी थी, अब इसके अगेंस्ट क्या रूल बताया गया है। सो रूल अगेंस्ट परपेचुइटी क्या कहता है, दैट ट्रांसफरर कैन नॉट ट्रांसफर द प्रॉपर्टी फॉर एवर थ्रू दी सेम ट्रांजेक्शन। यानी कि जो ट्रांसफरर है वो एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर हमेशा के लिए प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है, उसने अपने बेटे को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की और साथ ही ये कहा कि बेटे के मरने के बाद वो प्रॉपर्टी उसके पोते को जाएगी, इसी तरह पोते के मरने के बाद उसके पड़पोते और इसी तरह आगे ग्रेट ग्रेट ग्रैंड सन को ट्रांसफर होती जाएगी ये प्रॉपर्टी। यानी कि प्रॉपर्टी सेम ट्रांजैक्शन में हमेशा के लिए एक ही फैमिली के अंदर ट्रांसफर हो रही है, जनरेशन टू जनरेशन चल रही है, प्रॉपर्टी उस फैमिली से बाहर नहीं निकल रही। सो ये रूल इस परपेचुइटी के अगेंस्ट बताया गया है कि ट्रांसफरर ऐसी कोई ट्रांसफर नहीं कर सकता, यानी कि वो प्रॉपर्टी को टाई अप नहीं कर सकता, प्रॉपर्टी को बांध के नहीं रख सकता, यानी कि जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है ये रूल। अब उसके बाद हमने देखना है दैट हाउ दैट परपेचुइटी अराइज,
कौन सी कंडीशन है कि जब ये परपेचुइटी अराइज होती है। सो देयर आर बेसिकली टू कंडीशंस गिवन इन सेक्शन 14 ऑफ टीपीए इन विच परपेचुइटी अराइजेस। फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास, बाय टेकिंग द पावर ऑफ एलिनेशन फ्रॉम द ट्रांसफरी, यानी जिसको आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है उससे उसकी पावर ऑफ एलिनेशन को छीन लेना। अब इसका क्या मतलब है, यानी कि अगर आप एक बंदे को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो और उसके ऊपर कंडीशन लगा देते हो कि आपने प्रॉपर्टी सिर्फ इसी बंदे को ट्रांसफर करनी है, यानी कि उसका जो फर्दर ट्रांसफर का राइट है, राइट ऑफ एलिनेशन, वो उससे छीन रहे हो। फॉर एग्जाम्पल ए अगर बी को प्रॉपर्टी देता है और साथ ही ये कंडीशन लगा रहा है कि अगर आपने प्रॉपर्टी देनी हुई तो आप आगे सिर्फ सी को ट्रांसफर करोगे, इसके अलावा किसी बंदे को प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी। अब यहां बी का जो राइट ऑफ एलिनेशन है उसका ये राइट उससे छीन लिया गया, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है कि वो फर्दर किसी और बंदे को सेल नहीं कर सकता, जस्ट उसने सी को ट्रांसफर करनी है। अगर वो सी चाह रहा है कि वो उस प्रॉपर्टी को नहीं खरीदना चाह रहा, लेकिन ए ने ये कंडीशन लगाई है कि आपने सी को ही ट्रांसफर करनी है ये प्रॉपर्टी, तो ऐसी कंडीशन होती है जब परपेचुइटी अराइज होती है। ये पहली कंडीशन है। उसके बाद सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या आती है, सेकंड कंडीशन क्या है, बाय क्रिएटिंग अ सक्सेसिव इंटरेस्ट। अब ये सक्सेसिव इंटरेस्ट क्या है, इसको देखने से पहले जो हमने फर्स्ट कंडीशन डिस्कस की है वो सेक्शन 10 ऑफ टीपीए में बताई गई है, जिसमें कंडीशंस थी जहां पर पावर ऑफ एलिनेशन ली जाती है। सेकंड कंडीशन क्या है, क्रिएटिंग अ सक्सेसिव इंटरेस्ट। अब ये सक्सेसिव इंटरेस्ट कैसे क्रिएट होता है, जैसे हमने पीछे एग्जाम्पल में डिस्कस किया था कि फॉर एग्जाम्पल ए अपनी प्रॉपर्टी बी को देता है कि बी के मरने के बाद सी को जाएगी, सी के मरने के बाद डी को जाएगी, डी के मरने के बाद ई को, और इसी तरह ये प्रॉपर्टी एक जनरेशन टू जनरेशन चलती जाएगी, एक ही फैमिली के अंदर रिवॉल्व करती जाएगी, यानी कि आप सक्सेसिव इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हो। सो जहां पर सक्सेसिव इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा होता है वहां पर हमारे पास परपेचुइटी अराइज हो जाती है, और जो रूल अगेंस्ट परपेचुइटी है वो इस किस्म के सक्सेसिव इंटरेस्ट के ऊपर बार लगा रहा है। सो बेसिकली अगर आपसे कोई पूछे कि परपेचुइटी कब अराइज होती है तो आपने ये दो कंडीशंस डिस्कस करनी है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि इस परपेचुइटी, रूल अगेंस्ट परपेचुइटी को लाने का पर्पस क्या था, इसके पीछे का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इस रूल को क्यों इनकॉर्पोरेट किया गया है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। सो सबसे पहले अगर हम इसका पहला ऑब्जेक्टिव, पहला मकसद देखें तो इसका पहला मकसद ये है टू प्रिवेंट द प्रॉपर्टी फ्रॉम टाइंग अप, कि एक प्रॉपर्टी को बांध के नहीं रखा जा सकता, क्योंकि अगर आप प्रॉपर्टी को बांध के रखते हो तो टाइंग अप दैट प्रॉपर्टी सिंपली लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ परपेचुइटी। सो इस रूल अगेंस्ट परपेचुइटी को लाने का मकसद ये था कि आप क्रिएशन ऑफ परपेचुइटी को, यानी कि जो प्रॉपर्टी का इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम में ट्रांसफर होना है उसको रोकने के लिए इस रूल को लाया गया था, यानी कि प्रॉपर्टी को जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होने से बचाया जा सके, टू प्रिवेंट फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ परपेचुइटी, इस परपेचुइटी को खत्म किया जाए। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या आती है हमारे पास, सेकंड कंडीशन सिंपली जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर के ऊपर बैन लगाने के लिए इस रूल को लाया गया था। ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब जब प्रॉपर्टी जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती है तो दिस ट्रांसफर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन क्रिएट्स अ सर्टेन लॉस टू द सोसाइटी, वो सोसाइटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब ये जो हम बात कर रहे हैं लॉस टू सोसाइटी, ये सोसाइटी को किस तरह से नुकसान होता है कि that the society is deprived of any kind of benefit that is arising out of that property. तो बेसिकली ये दो ऑब्जेक्टिव्स थे behind incorporation of the rule against perpetuity in transfer of property act. इस रूल अगेंस्ट परपेचुइटी की कुछ एक्सेप्शंस भी बताई गई, यानी कि ये जो सेक्शन 14 में रूल इनकॉर्पोरेट किया गया है इसकी एक्सेप्शन सेक्शन 18 में डिस्कस की गई हैं, यानी कि वो कौन सी कंडीशंस हैं जहां पर ये रूल अगेंस्ट परपेचुइटी अप्लाई नहीं होगा।
सबसे पहली चीज, व्हेन इट इज डन इन द बेनिफिट ऑफ पब्लिक, जब कोई चीज पब्लिक के वेलफेयर के लिए की जा रही है, जब कोई प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ले लेती है सड़कें बनाने के लिए जिससे जनरल पब्लिक को फायदा हो रहा है, तो तब ये रूल अप्लाई नहीं होगा। या फिर हम कह सकते हैं फॉर द एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन को एडवांसमेंट, इसका क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रॉपर्टी, कोई मस्जिद, कोई मंदिर, कोई गिरजाघर बनाने के लिए ली जा रही है तो उस सूरत में भी ये रूल अप्लाई नहीं होगा। या फिर नॉलेज पर्पस के लिए, कि इंफॉर्मेशन के पर्पस के लिए अगर कोई लाइब्रेरी बनाई जा रही है जिससे अवाम को फायदा मिल रहा है, मालूमात मिल रही हैं, तो उस सूरत में ये सेक्शन 14 अप्लाई नहीं होगा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर पर्सनल एग्रीमेंट हुआ है, यानी कि अगर दो बंदों के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जो कि एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए है, तो उस फिक्स टाइम पीरियड तक ये रूल अप्लाई नहीं होगा। या फिर हम कह सकते हैं कि मॉर्गेज के केस में या लीज के केसेस में, सो इन तमाम कंडीशंस में सेक्शन 14 एप्लीकेबल नहीं होगा। दीज आर एक्सेप्शन टू सेक्शन 14। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन सेक्शन 14 ऑफ टीपीए के ऊपर, रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन, अल्लाह हाफिज।